हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम कर रहे हैं लॉ की स्टार्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि लॉ को पढ़ा कैसे जाता है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉ को पढ़ना कैसे है। ठीक है ना। नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई भी लॉ स्टडीज कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, बट हमें यही नहीं पता होता कि उसको पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो लॉ को स्टडी करते हुए हमें ध्यान ध्यान में रखनी होती है। सर्टन इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन टू आवर माइंड वाइल स्टडिंग लॉ। अब ये नहीं कि खाली ये इसी लॉ में ही है, कंपनी लॉ में ये बात का ध्यान रखना है, इसके अलावा भी कोई भी आप लॉ पढ़ोगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है। सबसे पहले क्या है कि जब भी हम कोई डेफिनेशन स्टडी करते हैं, जब बेटा क्या है कि हम कोई डेफिनेशन स्टडी करेंगे, तो डेफिनेशन में ध्यान रखना है कि जो डेफिनेशन है वो दो तरह की होती है। डेफिनेशन क्या है, दो तरह की होती है। ठीक है। आप बस नोट करते जाना। ठीक है, मैं आपको समझाता जाऊंगा। तो डेफिनेशन जो है बेटा वो दो तरह की होती है। एक होती है इंक्लूसिव डेफिनेशन, एक होती है एक्सक्लूसिव यानी रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है। और डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशन बेटा क्या है, दो तरह की होती हैं। एक रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन, दूसरी क्या होती है, इंक्लूसिव। ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड का मीनिंग क्या है कि मीनिंग यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कि जो हम बोल रहे हैं यही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन। इंक्लूसिव में क्या होता है, भी ये तो है ही है, इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। इंक्लूसिव में क्या है, भी ये तो है ही है, इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है, उसे बोलते हैं इंक्लूसिव। अब ये पता कैसे लगे कि ये रिस्ट्रिक्टेड है या इंक्लूसिव है। अब ये पता कैसे लगेगा कि डेफिनेशन रिस्ट्रिक्टेड है या इंक्लूसिव है। तो कुछ जहाँ पे लगा होता है मीन या मीन्स, मतलब डेफिनेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, मीनिंग यही है, इसके अलावा कोई और मीनिंग नहीं है। तो जहाँ पे वर्ड आ जाता है इंक्लूड, ये प्लीज़ नोट कर लो, क्योंकि जब आगे बढ़ेंगे हम के लॉ पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। अभी आप ध्यान से समझ लेंगे तो हमारा आगे की राह आसान हो जाएगी। अभी ध्यान से नहीं समझेंगे तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है। तो पहले क्या है, डेफिनेशन रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है कि यही मीनिंग है, इसके अलावा कोई और मीनिंग है नहीं। मीनिंग जो है यही है, इसके अलावा कोई और मीनिंग नहीं है। ठीक है। इंक्लूसिव का मतलब क्या हो जाता है कि हाँ भाई ये तो है, इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। ये तो है ही है, इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव डेफिनेशन। जैसे कंपनी की डेफिनेशन की बात करते हैं हम। ठीक है, जब हम बात करते हैं कंपनी की डेफिनेशन की, तो कंपनी की डेफिनेशन में क्या आता है, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि कंपनी को, कंपनी हम उसे ही मानेंगे जो इस एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है। ये वाला कौन सा एक्ट है भाई, कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी हम उसे ही मानेंगे जो इस एक्ट के तहत क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट। उसके अलावा हम कोई कंपनी नहीं मानेंगे। यस, एक कंपनी और मानेंगे जो क्या है, और रजिस्टर्ड हुई है अंडर द एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। प्रीवियस कंपनी लॉ कौन से हैं, तो पिछला कौन सा कानून था, कंपनीज एक्ट 1956। जो चल रहा है ये कौन सा कानून है, कंपनीज एक्ट 2013। तो पिछला कौन सा था, कंपनीज एक्ट 1956 था। ठीक है। तो पुराने कानून हो गए जो, ठीक है, जैसे 1866 था, 1882 का था, 1913 का था, 42 का ऑर्डिनेंस था। वो सारे क्या है, प्रीवियस कंपनी लो। तो यानी अगर मान लीजिए कोई कंपनी आज की डेट में बनती है, कोई कंपनी आज की डेट में इनकॉर्पोरेट होगी तो कौन से एक्ट के अंडर होगी, होगी कंपनीज एक्ट 2013 यानी दिस एक्ट। ठीक है। आज कोई कंपनी हम रजिस्टर करते हैं तो कौन से एक्ट में होगी, वो कंपनीज एक्ट 2013 में। तो पहले जो कंपनी बन चुकी है, जैसे मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, वो तो काफ़ी कंपनी पुरानी है। कौन से कानून के तहत बनी होगी, वो बनी होगी पिछले कंपनी लॉ में, यानी कि जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत बनी है। ठीक है। तो इंडिया में जो भी कंपनी लॉ इस समय है वो कौन सा है, कंपनीज एक्ट 2013। जैसे पुराने कंपनी लॉ थे या उससे पुराने क्या थे, कंपनी लॉ थे। ठीक है। इस समय जो कानून है, जैसे पहले जो कानून था के तहत जो कंपनी बनी है, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के तहत जो कंपनी बन गई। जैसे पुराने जो कानून थे
के तहत जो कंपनी बनी है उसे ही हम कंपनी मानेंगे और किसी को कंपनी नहीं मानेंगे, बात ही खत्म। उसे ही कंपनी मानेंगे, उसके अलावा किसी और को कंपनी नहीं मानेंगे, ये बात खत्म हो गई। ठीक है, तो डेफिनेशन में हमें एक चीज़ समझ आई कि डेफिनेशन जो होती हैं वो दो तरह की होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, दूसरी क्या होती है, इंक्लूसिव। ये क्या होती है, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव क्या होती है, ठीक है, जहाँ पे वर्ड आ जाता है इंक्लूड, जैसे डिविडेंड की डेफिनेशन है, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे मीन होता, अगर ये लिखा होता कि डिविडेंड मीन्स इंटरिम डिविडेंड, तो मतलब ये था बेटा कि डिविडेंड का मतलब केवल और केवल इंटरिम डिविडेंड होता और कोई होता ही नहीं है। डिविडेंड का मतलब केवल और केवल इंटरिम डिविडेंड होता और कोई मतलब होता ही नहीं है, अगर यहाँ पे क्या आता, मीन आ जाता। बट इंक्लूड आने से क्या फ़र्क पड़ गया, इंक्लूड आने से ये फ़र्क पड़ गया, कहते हैं कि डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आता है। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड भी आता है, या फिर इंटरिम डिविडेंड तो आता ही आता है, इसके अलावा भी बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है, तो यानी कि डेफिनेशन जो है वो वाइड हो जाती है, एक्सटेंसिव हो जाती है। यहाँ पे मीन आ गया तो डेफिनेशन क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, एक्सक्लूसिव है। ठीक है, मीनिंग यही है, इसके अलावा कुछ और मीनिंग नहीं है। और जहाँ पे डेफिनेशन में इंक्लूड आ जाता है, इंक्लूड, तो डेफिनेशन क्या होती है, वाइड होती है, एक्सटेंसिव होती है, कि ये तो है ही है, इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने डिविडेंड की बात की है, तो डिविडेंड में खाली इंटरिम डिविडेंड नहीं आता, उसके अलावा फाइनल डिविडेंड भी आता है। यानी जो बोर्ड डिक्लेयर करता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर करते हैं बोर्ड मीटिंग में, उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। जो मेंबर्स एजीएम में डिक्लेयर करते हैं, कंपनी के मेंबर्स एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर करते हैं, तो हम बोलते हैं बेटा फाइनल डिविडेंड। ये आगे की बातें हैं, बाद में पढ़ेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, मतलब डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड भी आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डेफिनेशन जो है दो तरह की है, एक रिस्ट्रिक्टेड है, दूसरी कौन सी, एक्सटेंडेड है। जब बात हो रही है रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन की, मीनिंग यही है, इसके अलावा कुछ और मीनिंग नहीं होता। और जहाँ बात हो रही है, ठीक है, एक्सटेंडेड डेफिनेशन की, मतलब क्या है कि मीनिंग ये तो है, ये इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। पहला पॉइंट आपको समझ आ गया कि डेफिनेशन जब स्टडी करेंगे तो दो तरह की डेफिनेशन हमें मिलेगी। ठीक है, एक जगह पे क्या होगा, डेफिनेशन जो होगी वो रिस्ट्रिक्टेड होगी, और दूसरी जगह क्या होगा, डेफिनेशन जो होगी वो एक्सटेंडेड होगी। ठीक है, जहाँ पे मीन लिखा है तो मतलब डेफिनेशन रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे लिखा है इंक्लूड मतलब डेफिनेशन क्या है, एक्सटेंडेड है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया, ठीक है ना। चलिए, ठीक है जी, के बाद क्या है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। जैसे हम लॉ पढ़ेंगे आगे जाके, जैसे पढ़ते जाएंगे लॉ, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते जाएंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे ना कुछ वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, कुछ शब्द यूज़ किए होते हैं, और जिसे समझने में हमें बहुत दिक्कत हो जाती है। वो कैसे, ये क्लोजेज होती है बेटा, क्लोजेज, क्लोजेज होती हैं। ठीक है, में क्या होता है, एक होती है ओवर राइडिंग क्लोज, ओवर राइडिंग क्लोज का दूसरा नाम क्या होता है, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज। ओवर राइडिंग क्लोज बोल देते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज। ठीक है, अब ये क्या है, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज या ओवर राइडिंग क्लोज क्या है, मतलब ये होता है बेटा, जहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पे एक ऐसी बात लिखी गई है जो कहते हैं कि किसी और को मानती ही नहीं है, एक ऐसी बात कही जाए जो कहता है कि बस मेरी ही चलेगी और किसी की नहीं चलेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज या ओवरराइडिंग क्लोज। हम आगे जाके स्टडी में जैसे जैसे करते जाएंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो बात आएगी, जगह जगह लिखा होगा, आप देखेंगे, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द आर्टिकल्स। ठीक है, तो में क्या लिखा होगा, जैसे नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द आर्टिकल्स। ठीक है, मान लो ऐसे एक लाइन लिखी है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द आर्टिकल्स, बोर्ड में अपॉइंट डायरेक्टर। ठीक है, मान लो इस लाइन लिखी है, तो मतलब क्या होगा, आर्टिकल में कुछ भी लिखा है तो छोड़ो कहते हैं, आर्टिकल में कुछ भी लिखा है उसको छोड़ो, बोर्ड के पास पावर है कि वो डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। इज कॉल्ड नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लोज, ओवरराइडिंग क्लोज, तो किसी की बात नहीं सुनता, किसी की बात सुनते नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लोज या फिर बोलते हैं ओवरराइडिंग क्लोज। ठीक है,
ऐसी एक क्लोज होती है रिडीमिंग क्लोज। ये क्या होती है बेटा? रिडीमिंग क्लोज। अब दोनों में फ़र्क क्या है? बिल्कुल उल्टा है। ओवरराइडिंग क्लोज क्या थी? जो किसी की सुनती ही नहीं है। रिडीमिंग क्लोज है कि सामने वाले के आगे वो झुक जाती है। कैसे? यहाँ पे अगर सेम लाइन को मैं ऐसे लिखूं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स, सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स, बोर्ड में अपॉइंट आर डायरेक्टर। मतलब क्या बना इसका? देखो ऊपर वाली लाइन में तो क्या था कि कहते हैं कि देखो आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, और बोर्ड क्या है कि डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। और रिडीमिंग क्लॉज में क्या आ गया कि आर्टिकल में कहते हैं कुछ भी लिखा हो, आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो, ठीक है, ये तो उसमें था होल्डिंग में, आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। रिडीमिंग कहते हैं कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल में प्रोविजन होगी तभी ही, आर्टिकल में प्रोविजन होगी तभी क्या है कि बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, अदरवाइज बेटा नहीं कर सकता। आर्टिकल में प्रोविजन होगी, आर्टिकल में प्रोविजन होगी तभी बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है, अदरवाइज अपॉइंट नहीं कर सकता। तो यानी जहां पे ओवरराइडिंग क्लोज जहां पे ओवरराइडिंग क्लोज क्या थी? सामने वाले को झुका रही थी कि आर्टिकल जो कहता है छोड़ो उसको, बोर्ड ऐसा कर सकता है। और दूसरी आर्टिकल के सामने झुक गई भी, आर्टिकल अगर बोलेगा तो ही बोर्ड अपॉइंट करेगा डायरेक्टर को। दिस इज कॉल्ड रिडीमिंग क्लोज, कॉल्ड रिडीमिंग क्लोज। ठीक है, हमने दो चीज़ें सीखी। एक डेफिनेशन की टाइप, एक होती है एक्सक्लूसिव यानी कि रिस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है, ठीक है, दूसरी क्या है? इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव यानी रिस्ट्रिक्टेड में क्या है कि मीनिंग यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। ठीक है, जहाँ एक्सटेंडेड वाइड डेफिनेशन है, इंक्लूसिव यानी कि वहाँ पे ये तो है ही है, इसके अलावा बहुत कुछ हो सकता है। नेक्स्ट हमने देखा कि नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब क्या है। ठीक है, नॉट विथस्टैंडिंग का मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड नॉन ऑब्स्टेंटे क्लोज या ओवरराइडिंग क्लोज। हम किसी को, ठीक है, हम किसी को नहीं मानते, तभी लिखेंगे कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ, यानी लॉ की किसी और प्रोविजन में कुछ भी लिखा है, छोड़ो गोली मारो उसको, मेरी बात सुनो, ऐसे लिखते हैं। ठीक है जी। और दूसरा जैसे लिख दिया है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल में कुछ भी लिखा है छोड़ो उसको, बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। रिडीमिंग में क्या आ गया कि हम सामने झुक गए, सब्जेक्ट टू द पावर्स कंटेन्ड इन द आर्टिकल्स, बोर्ड में डू सो, या आर्टिकल में लिखा होगा तो कर सकता है बोर्ड। ठीक है, ये ऐसे लिख दिया, सब्जेक्ट टू द परमिशन ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन ग्रांट करेगी तो ही ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे। चलिए बेटा, ये हमने सीखा रिडीमिंग क्लोज। नेक्स्ट है सेविंग क्लोज, थोड़ा ध्यान से समझना। क्या है सेविंग क्लोज? सेविंग क्लोज क्या होती है? सेविंग क्लोज होती है जो किसी सेक्शन को या क्लोज को प्रोटेक्ट करती है, तो किसी प्रोविजन को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये चीज लिखी जाए, सेव एज प्रोवाइडेड सेक्शन 61। ठीक है, मेमोरेंडम में ही अमेंडेड पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। मतलब क्या है? ये कहते हैं कि देखो बात यह है, सेक्शन 61 में जो लिखा है वो लिखे देने दो, वो प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी हमें। सेव एज मतलब उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। सेव एज है मतलब हम सेक्शन 61 को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसा सेक्शन 61 में लिखा है वो वैसा ही रहेगा, उसको हम किसी प्रकार से अफेक्ट नहीं कर रहे। यानी ये जो सेक्शन है ये किसी प्रकार से सेक्शन 61 को अफेक्ट नहीं करेगा। मेमोरेंडम में भी अपेंडेड बाय पासिंग एसआर, मेमोरेंडम को हम एसआर पास करके चेंज कर सकते हैं। मैं देखो एग्जैक्ट प्रोविजन में क्या लिखा है वो छोड़ो, मैं तो आपको जस्ट पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि जहाँ पे सेव एज का मतलब आता है, तो सेव एज का मतलब क्या हो जाता है? सेव एज का मतलब क्या होता है कि जो ये प्रोविजन है ये कह रही है कि यहाँ भी उस प्रोविजन को अफेक्ट नहीं करना। सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61, ये सेक्शन 61 को अफेक्ट नहीं करना। मेमोरेंडम जो है वो बाईपासिंग ऐसा चेंज किए जा सकते हैं, अमेंड किए जा सकते हैं, कॉल्ड सेविंग क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही आ जाता है एक्सेप्शन क्लोज। अगर ये ऐसे लिखा होता
ठीक है, मान लीजिए एक ऐसे एक्सेप्शन क्लोज होती है कई बार, जो कहती है कि जैसे सबसेक्शन 1 दिया, सबसेक्शन 2 दिया, अगर यहाँ पे 1 में लिखा जाए एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 1, 2 सॉरी, प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2, बाकी स्टोरी लिख दी इन्होंने, कि बाकी कहानी लिख दी। मतलब सबसेक्शन 2 में जो लिखा है उसको छोड़ के, ठीक है, बाकी अपनी बात यहाँ पे कह दी। तो मतलब क्या है कि जो सबसेक्शन 2 है वो भी रहेगा और हमारी बात भी रहेगी। ठीक है, एक्सेप्शन दे रहे हैं हम, कि हम अपनी बात को कह रहे हैं, साथ में लिख देते हैं एक्सेप्ट। मान लो साथ में एक्सेप्ट लिख दिया, एक्सेप्ट का मतलब क्या है कि ये एक्सेप्शन है। ठीक है, मान लो जो ना में बात चल रही है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, एक्सेप्शन ये, तो मतलब हाँ में आ गया बाकी का। हम चार चीज़ों को, जो हम नेगेटिविटी की बात करते हैं, ये भी पागल है, ये भी पागल है, ये भी पागल है, ये भी पागल है, ठीक है, एक्सेप्ट ये, तो ये पागल नहीं है। और जब ना की बात चल रही है, तो जब हम एक्सेप्शन देते हैं तो मतलब वो पॉजिटिव बात आ जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक्सेप्ट ये, कि हाँ भाई ये चार लोग अच्छे हैं, ये वाला अच्छा नहीं है, एक्सेप्शन में, यानी एक्सक्लूजन उसको बोल देते हैं, एक्सेप्शन आ गई। ठीक है भाई, हाँ भाई ये है, बट ये नहीं आएगा, कॉल्ड एक्सेप्शन क्लोज। ठीक है, तो हमने अभी क्या सीखा, मीन का मतलब डेफिनेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इंक्लूड का मतलब डेफिनेशन जो है वो क्या है, इंक्लूसिव है, वो क्या है, एक्सक्लूसिव है। ठीक है, और फिर हमने सीखा ओवररिडिंग क्लोज क्या होती है, रिडीमिंग क्लोज क्या होती है, एक्सेप्शन क्लोज क्या होती है। आगे चलिए बेटा, अब ना एक और चीज समझिए, सेक्शंस जो होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं। सेक्शन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्पेसिफिक सेक्शन, ठीक है, एक होता है स्पेसिफिक सेक्शन, एक होता है जेनरिक सेक्शन। एक स्पेसिफिक, दूसरे कौन से होते हैं, जेनरिक। स्पेसिफिक जो होते हैं जो एक ही बात करते हैं, एक ही मुद्दे के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जेनरिक जो है कि एक ही सेक्शन मल्टीपल मैटर्स के ऊपर बात करता है। जैसे सेक्शन 68 है, मान लो सेक्शन 68 किसकी बात करता है, बायबैक की, बायबैक की। ठीक है, सेक्शन 68 किसकी बात करता है, बायबैक की, तो सारी बायबैक की ही बात की गई है। अब ऐसे सेक्शन 2 हम पढ़ेंगे, ठीक है, सेक्शन 2 एक डेफिनेशन का चैप्टर है हमारा, तो वो पढ़ेंगे। अब इसमें मल्टीपल डेफिनेशन दे रखी है, कंपनी क्या होती है, डायरेक्टर क्या होता है, डिविडेंड क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, एमडी मैनेजर सब दे रखा है, बहुत सारे डेफिनेशन है इसमें। ठीक है, मतलब अब ये जो सेक्शन है ये मल्टीपल चीज़ों में बात करता है। अब देखो जब बात होती है स्पेसिफिक सेक्शन की, तो मोस्टली एक आधा सेक्शन छोड़ के पूरे लॉ में स्पेसिफिक ही होता है, स्पेसिफिक सेक्शन ही होते हैं। तो वहाँ पे सेक्शन के साथ क्या आता है, तो मान लो 68 लिखा है, 1 लिखा है, ऐसे लिखा है, ए लिखा है, तो यहाँ पे 68 क्या है, सेक्शन, ये 1 क्या है, सबसेक्शन, ये क्या है, क्लोज, ये क्या होता है, सब क्लोज। ठीक है ऐसे, बट जब एक ही सेक्शन बहुत सारी बातों में बात करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जेनरिक सेक्शन। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे सेक्शन 2 है और क्लोज 20। ठीक है, अब ये क्या है, कंपनी की डेफिनेशन है मतलब। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, सेक्शन के साथ सब सेक्शन नहीं है, क्लोज है, उसके बाद सब क्लोज आ जाएगी। ठीक है, तो सेक्शन के साथ यहाँ पे सब सेक्शन नहीं आएगा, सेक्शन के साथ सीधी क्या आती है, क्लोज आ जाती है। बट नॉर्मल में क्या आता है, सेक्शन आता है फिर सब सेक्शन आता है, सेक्शन 68 सब सेक्शन 1। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 नहीं बोल रहे, यहाँ क्या बोलते हैं, सेक्शन 2 सब क्लोज 20, क्लोज 20। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सेक्शन सब सेक्शन क्लोज हो गया, सब क्लोज भी हो गया, कि बात भी कुछ उसके बाद भी कोई बात रह जाती है, के बाद भी कुछ बात रह जाती है, तो उसे लॉ क्या करता है, बाय वे ऑफ एन एक्सप्लेनेशन तो एक्सप्लेन कर देता है। कोई वर्ड वहाँ पे रह जाता है कुछ, तो बाय वे ऑफ एन एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिया जा सकता है। मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ इसके बारे में, अभी रुकिए इसको। ठीक है, दो चीज़ों में अंतर समझिए आप, दो में दो वर्ड्स आते हैं, एक डेफिनेशन होता है, एक होता है एक्सप्लेनेशन। एक डेफिनेशन होता है, एक क्या होता है बेटा, एक्सप्लेनेशन होता है। डेफिनेशन क्या होता है, एक वर्ड जो है रिकरिंग नेचर का है, बार बार रिपीटेटिवली लॉ में आ रहा है,
उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये वर्ड है, ये बार बार आ रहा है लॉ में, क्या किया जाए, हर जगह उसका मीनिंग दिया जाए, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, जहाँ पे वर्ड आएगा तो बेटर है कि उसको एक ही जगह पे उसका मीनिंग बता देते हैं। बेटर है कि उस वर्ड का एक ही जगह पे मीनिंग बता देते हैं। तो बताते कहाँ पे, वो बाय वे ऑफ डेफिनेशन। तो डेफिनेशन जो होती है बेटा वो सर्वसांझी होती है। एक बार कंपनी शब्द आ गया सेक्शन 2 क्लोज 20 में, तो मतलब अब कंपनी शब्द जितनी बार भी आएगा, थाउजेंड्स टाइम्स आएगा जब कंपनी लॉ में, तो कंपनी का मीनिंग क्या होगा, तो सेक्शन 2 क्लोज 20 में दिया गया है। हाँ, अगर अलग से वहां पे कोई और मीनिंग दे दिया जाए, तो स्पेसिफिक सेक्शन में अगर कोई और मीनिंग दे दिया जाए तो वो एक अलग चीज़ है। अदरवाइज कंपनी का मीनिंग जो डेफिनेशन में दे दिया है, पूरे लॉ में कंपनी का मीनिंग वही चलता जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि शब्द कोई ऐसा आ जाता है, कोई वर्ड ऐसा आ जाता है जहाँ पे क्या है कि केवल उसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में यूज हुआ है, वही एक पर्टिकुलर सेक्शन में यूज हुआ है और कहीं यूज ही नहीं हुआ। तो फिर क्या करते हैं, अब उसका डेफिनेशन क्या देंगे। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं बेटा, बहुत सारे शब्द ऐसे आ जाते हैं बीच में जो एक पर्टिकुलर सेक्शन में ही आ रहे होते हैं और कहीं आ ही नहीं रहे होते। तो लो क्या करता है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, बुक निकालते हैं हम एक, ये हुई है कंपनी से पड़ा हुआ है। ठीक है, ये देखिए एक सेकेंड। जैसे कि एक सेक्शन है यहाँ पे शेल्फ प्रोस्पेक्टस का, सेक्शन 31। अब क्या है कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस जो है, ठीक है, ये कहाँ पे कवर्ड है, सेक्शन 31 में। ठीक है, अब इसका कहीं और मीनिंग नहीं है। तो लास्ट में इन्होंने देखो क्या किया है कि यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है, मैं थोड़ा कट कर देता हूँ इसको आपको थोड़ा सा, ठीक है, पढ़ना आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखिए क्या किया इन्होंने, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सबसेक्शन द एक्सप्रेशन शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स आ प्रोस्पेक्टस रिस्पेक्ट ऑफ इस सिक्योरिटीज और क्लास ऑफ जो भी है। तो ये दिया कैसे इन्होंने, बाय वे ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो इसको मीनिंग को कैसे एक्सप्लेन किया गया है, बाय वे ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। देखिए बेटा, जहाँ पे क्या है कि एक तो जो वर्ड रिपीटेटिव नेचर का होता है लॉ में, या थोड़ा सा कट रहा था स्क्रीन, मैंने वही सेट कर दिया। ठीक है, तो एक शब्द क्या है कि रिपीटेटिव नेचर का होता है, कोई शब्द जो लॉ में बेटा रिपीटेटिव नेचर का होता है, उसको तो बाय वे ऑफ डेफिनेशन बता दिया जाता है, उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है बाय वे ऑफ डेफिनेशन। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर सेक्शन में आ जाते हैं, पर्टिकुलर सेक्शन में आ जाते हैं, उसका मीनिंग बताना जरूरी होता है, उसे बाय वे ऑफ एन एक्सप्लेनेशन उसे एक्सप्लेन कर दिया जाता है उसी सेक्शन में ही। जैसे आप इसके सेक्शन 31 के अलावा अगला सेक्शन भी देखेंगे, 32, यह है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का। कंपनी लॉ में सेक्शन 32 भी देखेंगे आप, 32 देखेंगे, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब इसका मीनिंग तो डेफिनेशन में नहीं है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का जो इस्तेमाल है वो केवल सेक्शन 32 में ही हुआ है और कहीं हुआ नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या किया इन्होंने, बाय वे ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, बाय वे ऑफ एन एक्सप्लेनेशन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो शब्द है उसको उसका मीनिंग बता दिया, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मीनिंग बता दिया। ठीक है, और हाँ, इस आप समझ गए। एक तो क्या है कि जो डेफिनेशन है वो क्या है, रिपीटेटिव नेचर की जहाँ पे होती है, तो शब्द क्या है, रिपीटेटिव नेचर के हैं, रिकरिंग नेचर के हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्या है कि बाय वे ऑफ डेफिनेशन बता दिया जाता है। डेफिनेशन का मतलब क्या है कि ये शब्द क्या है, तो जो मीनिंग दिया हुआ है पूरे लॉ में यही अप्लाई होगा। ठीक है, अनलेस एंड अदरवाइज अदरवाइज प्रोवाइडेड। अगर अलग से कुछ और कहा गया है तो वैसा हो जाएगा। जैसे आप सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे आप सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लोज 87 में, तो वहाँ पे कंपनी का अलग से दे रखा है एक्सप्लेनेशन, कंपनी की अलग से एक्सप्लेनेशन दे रखी है। सेक्शन 2 क्लोज 20 में कंपनी की डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन तो पूरे एक्ट पे अप्लाई हो रही है कि कहीं भी कंपनी शब्द आ गया तो कंपनी का मतलब क्या है, जो सेक्शन 2 क्लोज 20 में लिखा है, यानी जो इंडिया में कंपनी बनेगी अंडर दिस एक्ट या अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। पर सेक्शन 2 क्लोज 87 ऐसे ही है, सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन है, वहाँ पे कहते हैं कि दे रखी है केवल एक एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 2 क्लोज 87 सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है कंपनी के मीनिंग की, कहते हैं कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, यानी इंडिया के बाहर कोई कंपनी बनेगी उसको भी हम क्या मान लेंगे, कंपनी मान लेंगे। तो वहाँ पे वो पर्टिकुलर सेक्शन ये चाहता था कि फॉरेन कंपनी को भी यहाँ कवर किया जाए। उन्होंने वहाँ पे क्या किया, डेफिनेशन वाला मीनिंग छोड़ के अपना एक नया एक्सप्लेनेशन के जरिए मीनिंग दे दिया। बट वो एक्सप्लेनेशन जो होती है एक अटैच टू पर्टिकुलर सेक्शन होती है। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ इस बात को। जो एक्सप्लेनेशन होती है ये होता है एक स्पेसिफिक सेक्शन के साथ अटैच होती है।
तो वहाँ पे कोई मीनिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए दी जाती है। तो जो डेफिनेशन होती है फॉर एंटायर लॉ होती है, पूरे कानून के लिए होती है। ठीक है, डेफिनेशन जो होती है बेटा वो पूरे कानून के लिए होती है। बट जो एक्सप्लेनेशन होती है वो पर्टिकुलर क्या होता है, स्पेसिफिक क्या है सेक्शन के लिए होती है, स्पेसिफिक सेक्शन के लिए। ठीक है, ये क्या होती है, फॉर एंटायर लॉ। एक्सप्लेनेशन किसके लिए है, फॉर स्पेसिफिक सेक्शन, फॉर स्पेसिफिक सेक्शन। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा सेक्शन 32, यहाँ पे क्या था, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, एग्जाम्पल भी आप नोट कर लो, जैसे कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन, मीनिंग दे रखा है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अंडर सेक्शन 32, 32 में क्या है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की जो मीनिंग है वो दे रखा है, डिफाइन कर रखा है उसको। बट वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है वो दे रखा है बाय वे ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। तो इस रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का मीनिंग केवल कहाँ अप्लाई हो रहा है, सेक्शन नंबर 32 में, और कहीं अप्लाई नहीं हो रहा। अब हमने जब डेफिनेशन देखी, जो सेक्शन 2 जो हम पढ़ेंगे, सेक्शन 2 में डेफिनेशन दे रखी हैं, सेक्शन 2 क्लोज 1 2 3 ऐसे। ठीक है, और जैसे हम डेफिनेशन देख रहे थे कंपनी की, तो वहाँ पे क्या आया, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर प्रीवियस कंपनी लॉ। तो ये जो डेफिनेशन है ये पूरे के पूरे कंपनी लॉ पे अप्लाई हो जाएगी। तो डेफिनेशन जो होती है पूरे लॉ की होती है, जो एक्सप्लेनेशन होती है वो अटैच टू ए पर्टिकुलर सेक्शन होती है। डेफिनेशन पूरे कानून के लिए होती है, पूरे लॉ के लिए होती है, और जो एक्सप्लेनेशन होती है बेटा वो क्या होती है, स्पेसिफिक सेक्शन के लिए होती है। जैसे कि सेक्शन 31 हमने डिस्कस किया शेल्फ प्रोस्पेक्टस का, सेक्शन 32 डिस्कस किया हमने ट्रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस का। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहे होंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये भी जानने की कोशिश की कि जो डेफिनेशन होती है पहले वो देखा कि वो क्या होती है, एक रिस्ट्रिक्टेड होती है, एक क्या होती है, एक्सटेंडेड होती है। फिर हमने ये देखा कि जो डेफिनेशन है वो स्पेसिफिक हो सकती है या जेनरिक हो सकती है। तो स्पेसिफिक होगी, सेक्शन के साथ सब सेक्शन आएगा, क्लोज आएगी, सब क्लोज आएगी, देन एक्सप्लेनेशन आएगी। ठीक है, और जहाँ पे क्या है कि डेफिनेशन जेनरिक है, यानी कि एक सेक्शन में बहुत सारे मीनिंग्स, अलग अलग बातों पे बात की गई है, मीनिंग बताए गए हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सेक्शन के साथ सब सेक्शन नहीं होता, क्लोज आ जाती है। वहाँ पे क्या होता है, सेक्शन के साथ क्लोज आ जाती है। फिर हमने देखा कि डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन में फ़र्क क्या है, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन में फ़र्क क्या है। ठीक है, चलिए, एक बेटा होता है, सुनिए, प्रोवाइजो। ये लॉ में हम बार बार देखेंगे, बार 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 बार। ठीक है, जगह जगह पे शब्द आ रहे होंगे, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट। जहाँ पे भी लॉ में शब्द आ जाएगा प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट, समझ जाइए कि ये क्या है, एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या होती है, जो कुछ चीज़ों को या तो कंडीशन लगा देती है, किसी बात के ऊपर कंडीशन लगा देती है, या किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर देती है। ना में बात चल रही है तो कई बार इंक्लूड कर देती है। तो यानी प्रोवाइजो एक तरह का क्या करती है, कई बार एक्सेप्शन का काम करती है। बेसिकली ये कंडीशनल क्लोज होती है, बेसिकली एक कंडीशनल क्लोज टाइप हो जाती है। और कई बार ये किसी चीज़ को एक्सक्लूड कर देती है, एक्सक्लूजन का काम करती है। कई बार किसी चीज़ को ये इंक्लूड कर देती है, डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज, कि लैंग्वेज कैसे चल रही है। बीच में क्या आ गया, प्रोवाइडेड दैट आ गया, बीच में क्या आ गया, प्रोवाइडेड दैट आ गया। ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे हम जो भी हमने करा है हम थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम पहले सेक्शन 13 निकालते हैं, 13, अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम का। यहाँ पे अब काफ़ी कुछ आपको इसी में से सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, लॉ में जो हमें पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यहीं से आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। ठीक है, सबसे पहले क्या बेटा, तो मैंने आपको बताया था ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, ये सेक्शन 31 है। ठीक है, हमें लॉ को पढ़ना सीखना, भी सेक्शन नहीं समझ रहे हम। यहाँ पे क्या बोला गया, सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61, a company by passing SR and after complying with the provisions specified in this section alter the provisions of this memorandum। तो यानी कि कंपनी जो है सेक्शन 61 में जो लिखा हुआ है, ठीक है, यानी ये सेक्शन जो है वो सेक्शन 61 को अफेक्ट नहीं करता।
सेक्शन 61 में जो लिखा है वो वैसे ही रहेगा। इसके अलावा कहते हैं कि कंपनी मेमोरेंडम को चेंज करना चाहती है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके वो कर सकती है। अगर कोई कंपनी मेमोरेंडम बदलना चाहती है तो एसएल पास करके वो मेमोरेंडम को बदल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है। ये आगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, प्रोवाइडेड दैट। प्रोवाइडेड दैट क्या हो गया, यहाँ पे एक तरह से कंडीशन आ गई, इसको बोलते हैं प्रोवाइजो। ठीक है, अब कहते हैं एनी चेंज इन द कंपनी, थोड़ा समझने की कोशिश करना। एनी चेंज इन द कंपनी शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ subsection 2 and 3 of section 4 and shall not have effect except with the approval of CG in writing। तो एक ही लाइन में कितना कुछ कह गए। कहते हैं कोई भी कंपनी के अगर नाम में बदलाव करना चाहते हैं आप, एनी चेंज इन द नेम ऑफ ए कंपनी, अगर किसी कंपनी के नाम में बदलाव करना चाहते हैं तो वो क्या होगा, शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड 3 ऑफ सेक्शन 4। तो ये क्या हो गया, ये होगी रिडीमिंग क्लोज, कि अगर आपको नाम बदलना है तो ध्यान रखिए सेक्शन 4 में क्या लिखा है, सेक्शन 4 के सबसेक्शन 2 और 3 में क्या लिखा है। ठीक है, अगर कंपनी को नाम बदलना है, सेक्शन 4 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस बता रखी हैं कि नाम ने, अगर आप कंपनी का नाम रखना है तो नाम रखते हुए किन बातों का ध्यान रखना है, कि कौन सा नाम आप नहीं रख सकते, ठीक है, किन नामों पे प्रोहिबिशन है, किन नामों पे रिस्ट्रिक्शन है, तो बातें वहाँ लिखी हैं। तो कहने का भाव क्या है कि यहाँ पे क्या लिखा कि कंपनी का नाम जो बदलना है आपने, तो ध्यान रखना है कि सेक्शन 4 में क्या लिखा है। तो ये क्या है, सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है, रिडीमिंग क्लोज है, यानी नाम तो बदल लीजिए, ठीक है, बट ध्यान रखिए सेक्शन 4 का साथ में ध्यान रखिए। तो सब्जेक्ट टू क्या हो गया, रिडीमिंग क्लोज हो गई। फिर कहते हैं एंड शैल नॉट हैव इफेक्ट एक्सेप्ट विद द अप्रूवल, ये क्या होगी, एक तरह से एक्सेप्शन होगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट हाँ सीजी के अप्रूवल ले लो इन राइटिंग। ठीक है, फिर कहते हैं कि प्रोवाइडेड दैट, ठीक है, प्रोवाइडेड क्या है कि कंडीशन ये है कि कोई भी सच अप्रूवल, ठीक है, नो सच अप्रूवल शैल बी नेसेसरी वेयर द ओनली चेंज इन नेम। ठीक है, जहाँ पे कहते हैं, बता दूँ क्या लिखा है, कहते हैं कि पहले तो कहते हैं कि नाम बदलना है तो सीजी की अप्रूवल लो, फिर कंडीशन आ गई कि हाँ, या एक्सेप्शन आ गई, यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट जब लिखा उन्होंने एक्सेप्शन डाल दी साथ में कि हाँ, कहते हैं अगर आप प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में या पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर सीजी की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो कहने का भाव क्या है कि जो प्रोवाइडेड है, मैंने आपको पहले ही बताया, प्रोवाइडेड कई बार कंडीशन का काम करती है, कंडीशनल क्लोज का, कई बार क्या करती है वो इंक्लूजन का, एक्सक्लूजन का। ऊपर लिखा था कि नाम चेंज करना है सीजी की अप्रूवल चाहिए, प्रोवाइडेड दैट अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है, एक्सेप्शन आ गई साथ ही, एक्सक्लूजन आ गई साथ ही, अप्रूवल नहीं चाहिए, जहाँ पे नाम क्या है तो चेंज हो रहा है उसमें केवल प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड या लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो रहा है, पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक कन्वर्ट हो रहा है, वहाँ पे सीजी की अप्रूवल नहीं चाहिए। तो बात ऐसे है, ठीक है, तो आप समझ रहे हैं बात को। तो यानी कि प्रोवाइजो क्या है, कंडीशनल क्लोज का काम करती है, ये एक्सक्लूजन या इंक्लूजन का काम कर जाती है, डिपेंडिंग अपॉन जो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है। ठीक है जी, तो जो लॉ को हमने स्टडी करना है तो इन बातों का ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बातें समझाई हैं, डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, प्रकार की डेफिनेशंस होती हैं, एक्सप्लेनेशन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा जो हमने सीखा कि ओवररिडिंग क्लोज क्या है, नॉट विथस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है, सब्जेक्ट टू का मीनिंग क्या है, सेव एज का मतलब क्या है, प्रोवाइजो का मतलब क्या है, ठीक है, ये सब शब्द हैं, बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, तो हम पढ़ेंगे तो ये आपको वर्ड्स तंग करेंगे, इसलिए पहले ही इन शब्दों का मीनिंग आप समझो, इन वर्ड्स का मीनिंग आप समझो। ठीक है, एक और चीज़ याद रखना कि जैसे जैसे हम लोग को आगे पढ़ते जाएंगे, जहाँ भी शब्द प्रिस्क्राइब्ड आएगा, जगह जगह प्रिस्क्राइब शब्द यूज़ किया गया है। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। अब कंपनी लॉ में जो रूल्स बनाते हैं वो कौन बनाता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, एमसीए बनाता है रूल्स। तो जहाँ पे भी शब्द आएगा प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब का मतलब आप समझ जाना, प्रिस्क्राइब का मतलब आप समझ जाना, प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। ठीक है, एक बातें, कुछ बातें तो सब्सटैंटिव बातें एक्ट में लिखी होती हैं, फिजिकल बातें होती हैं वो डेलीगेट कर दी जाती हैं रूल मेकिंग अथॉरिटी को, भैया ये फॉर्म कौन सा लगेगा, कहाँ फाइल करना है, बेसिक बातें रूल्स में आ जाती हैं। ठीक है, फिर ऐसे जगह जगह लिख दिया जाता है लॉ में, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स। ठीक है, प्रिस्क्राइब शब्द लिख देते हैं, तो जहाँ भी प्रिस्क्राइब्ड शब्द आएगा, जहाँ भी प्रिस्क्राइब्ड शब्द आएगा तो समझ जाना मतलब क्या है, प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल। ठीक है, आई होप, ठीक है, आपको सब कुछ समझ आया होगा। तो पहले ये आपने लेक्चर अच्छे से देखना है, उसके बाद ही आपने आगे चलना है। ठीक है बेटा।